18 स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया भी जुड़ चुके हैं। निकुंज सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अगेन। आज आपने फिर से टाइम दिया। पहले भी लगातार आपसे हमको ये पॉइंट मिलते रहे हैं कि देखिए सरकार इजीली बन जाएगी, सरकार को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। कल वो आखिरकार हमने तस्वीरों में भी देख लिया, फाइनली मार्केट भी ऊपर आया, मार्केट ने भी बैक टू बैक रिस्पेक्ट दी है, वो भी वेट नहीं कर रहा, वो भी फटाफट से चल रहा है। सर बाजार अभी और कितना चल सकता है? ट्रिगर्स तो खत्म हो गए, अब आपके पास सिर्फ एक मानसून का ट्रिगर है जो 1.5 महीना चलेगा, और उसके बाद फिर बजट का है, उसके बारे में अभी शायद अभी डेट नहीं आई है। डिम्पी, पिछले हफ्ते में हमने वो कहते हैं ना कि मार्केट का हर पहलू देखा था। एक यूफोरिक हाई मंडे को, एक पैनिक सेल ऑफ ट्यूसडे को, गुड कम बैक ऑन वेंसडे एंड अ सॉलिड बाउट ऑफ शॉर्ट कवरिंग ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। तो मार्केट के अंदर मुझे लगता है कि जो एक कंपल्शन था शॉर्ट कवरिंग का वो ख़त्म हो चुका है। अब मार्केट की जो लय रहेगी वह अलग सी रह सकती है। हो सकता है मार्केट अब कंसोलिडेट करे, हो सकता है मार्केट के अंदर अब डिफरेंशिएटेड मूव देखने को मिले। आप ऑल टाइम हाई की बात कर रहे हैं, मगर आप ऑल टाइम हाई के स्टॉक्स को अगर आप डिवाइड करें तो पीएसयू स्टॉक्स में इस प्रकार की तेज़ी नहीं आई है। पीएसयू स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी नहीं है, मगर मार्केट ऑल टाइम हाई पर आ चुका है। तो मार्केट में पिछले हफ्ते हमने एक बड़ी चीज़ देखी थी कि डिफेंसिव जिससे हम बोलते हैं वह ऊपर गए थे और मार्केट उनकी वजह से ऊपर गया था। तो क्या मार्केट में इस समय डिफेंसिव्स का आउट परफॉर्मेंस रहेगा, या फिर सरकार की 100 दिन की जो 100 डेज ऑफ मोदी गवर्नमेंट की हम जो बात कर रहे हैं, जैसे जैसे उस पर स्पष्टीकरण, जैसे जैसे उस पर एक्शन वापस होगा, क्या पीएसयूज और क्या केपेक्स डोमिनेटेड स्टॉक्स वापस आएंगे? मेरा अभी भी मानना है कि लीडरशिप तो वहीं पर है। हो सकता है थोड़ा समय के बाद, हो सकता है कि थोड़े रुकने के बाद कुछ पॉलिसी ट्रिगर्स के आसपास जो बड़ा पैसा बनने वाला है वह मैन्युफैक्चरिंग, केपेक्स या उन थीम्स में बनने वाला है। जो राइजिंग टाइड फिनोमिनन था जिसमें सब पीएसयूज ऊपर जा रहे थे, वैसा नहीं होगा। मगर लास्ट वीक के प्राइस एक्शन के अंदर जिसमें हमने देखा HUL, टेक महिंद्रा, इस प्रकार के जो स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे, मैं सहमत तो नहीं हूँ कि वह नए लीडर्स हैं। ओके, पर निकुंज साहब, जिस तरीके से नई सरकार बनी है, कुछ सारे सेक्टर्स भी इसमें फोकस में, और एक गैस सेक्टर भी है, क्योंकि जब पूरा इलेक्शन वर्डिक्ट आया तो हमने देखा कि पूरे गैस सेक्टर को जीएसटी के परव्यू में लाया जाएगा, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी। पर खास तौर से एमजीएल पे क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि एनालिस्ट मीट थी, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री आई, और स्टॉक की अगर परफॉर्मेंस देखें तो बहुत खास प्रदर्शन नहीं किया है। पर क्या एनालिस्ट मीट के बाद थोड़ा सा भरोसा वापस आएगा? एक ये नॉन कंसेंसस स्टॉक है जिसके अंदर पॉलिसी का जो प्राइसिंग का इम्पैक्ट था, जो आना था, मेरे हिसाब से आ चुका है। मार्केट को स्टॉक को ऑलरेडी झटका लगा था जब प्राइसिंग को लेकर के चेंजेस आए थे। मगर जो स्टॉक है, मुझे लगता है इस प्रकार की जो कंपनीज होती हैं जिसको हम यूटिलिटीज़ बोलते हैं, वो एक वॉलेटाइल बाजार के अंदर अच्छे स्टॉक्स माने जाते हैं, बिकॉज ये ज़्यादा रिटर्न नहीं देते हैं मगर ज़्यादा गिरते नहीं हैं। तो आप अगर एक सेफ्टी नेट टाइप स्टॉक ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर आपको डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक मिले, जिसके अंदर आपको ज़्यादा गिरावट ना मिले, ज़्यादा बीटा ना हो सकता है, पॉलिसी को लेकर के चेंजेस नहीं हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि समवेयर स्टॉक लाइक एमजीएल को रियली गो अप योर रैली। देखिए केपेक्स क्या है, बहुत ऊपर नीचे होगा। डिफेंसिव्स क्या है, इस समय महंगे हो चुके हैं, स्पेशली कंज्यूमर स्टेपल्स। आईटी है, उसके अंदर दम नहीं है, बैंक्स के अंदर बीटा ज़्यादा है। मगर मार्केट के अंदर अगर आपको एक ऐसे स्टॉक में जाना है जिसको हम कहते हैं आइलैंड ऑफ सेफ्टी है, या जहाँ पर आउट परफॉर्मेंस नहीं होगा ज़्यादा, मगर गिरावट कम होगी, मगर धीरे धीरे आपको 10-12% का रिटर्न देता रहेगा, 3 साल के अंदर 30-35% हो सकता है, 5 साल के अंदर 50-60% हो सकता है, उस पूरे ब्रैकेट के अंदर मुझे लगता है स्टॉक लाइक एमजीएल फिट्स। ठीक है निकुंज सर, ये टायर कंपनीज पे आपका टेक क्या है, स्पेशली सीएट? क्योंकि आज रिपोर्ट्स आई, आज हम उनकी बात कर रहे हैं, और रिपोर्ट्स में सीएट ने, जो मैनेजमेंट ने कहा है कि केपेक्स खत्म हो रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन उनके ठीक होने वाले हैं। तो अगर एक रिपोर्ट की हम बात करें तो उस पूरे फ्रेमवर्क के अंदर सीएट के अंदर हो सकता है कि नियर टर्म के अंदर आउट परफॉर्मेंस आए। देखिए क्रूड के दाम गिर चुके हैं, और मार्केट यह नहीं देखेगा कि इस क्वार्टर में क्रूड के दाम कितने थे, मार्केट ये देखेगा कि आने वाले क्वार्टर्स में दाम कहाँ जा रहे हैं। दूसरा, स्टॉक सस्ता है। तीसरा, अगर मानसून, जो डिम्पी आपने बात करी, अगर मानसून अच्छा आता है, ट्रिगर अच्छा बना रहता है, तो मानसून की वजह से भी इनमें आउट परफॉर्मेंस आ सकता है, बिकॉज डिमांड वापस आएगी। तो क्रूड नीचे है, डिमांड ठीक ठाक है, वैल्यूएशंस महंगे नहीं है, नियर टर्म में थोड़े इसके लिए ट्रिगर भी हैं, और केपेक्स इसका खत्म हो रहा है, यूटिलाइजेशन कम है, तो डिमांड थोड़ी भी आएगी, तो FY25 इस कंपनी का अच्छा हो सकता है। ठीक है, यानी कि रिपोर्ट काफ़ी हद तक सही डायरेक्शन में आप भी इसको पुख्ता कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज टाइम निकालने के लिए, और अलग अलग स्टॉक्स पे, साथ ही मार्केट पे अपना व्यू। सबसे पहले तो FIIs और DIIs की पोजीशन में
क्या कुछ बदलाव हुआ है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार एफआईआईज की बिकवाली का प्रेशर तो था ही, पर अब धीरे धीरे करके वो बिकवाली से बायर्स बन रहे हैं। तो कितना भरोसा किया जाए इस पे, और क्या कुछ डेटा पॉइंट्स में चेंजेस है? देखिए, एफआईज बहुत दिनों तक उस लेवल पे नहीं रह सकते थे जिस लेवल तक वो पहुंच गए थे। वो 12 के तक पहुंच गए थे, 13% लॉन्ग ही थे। तो आप इंडिया को या तो इग्नोर कर रहे हो, तो आप इंडिया की पोटेंशियल को समझ नहीं रहे हो। ये 2 पॉइंट थे। अब ये बात तो सच है कि सामने ट्रिगर था, तो ट्रिगर निपट गया। देश में नई सरकार हो गई है, कैबिनेट मंत्री ऑलमोस्ट तय हो चुके हैं सारे के सारे। तो एफआईज का लौटना स्वाभाविक था। और आपने देखा होगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, जिस समय ये तय हो गया था कि हाँ संडे को शपथ मिल जाएगी, फ्राइडे को एफआईज ने बिना किसी और ट्रिगर के उन्होंने खरीदारी की है। और एक खरीदारी आपने कैश मार्केट में भी देखी। अभी आप हेडलाइंस में पढ़ रहे थे कि काफ़ी दिनों के बाद कैश मार्केट में वापस खरीदारी हुई है। आप ये देख भी पा रहे हैं, 3 जून के बाद फिर से 7 जून का नंबर आया। ठीक, तो कहने का मेरे मतलब यह है कि ना केवल कैश में बल्कि आप उनके ऑप्शंस में भी चेक करोगे ना, वहाँ पे भी खरीदारी है, भले छोटा क्वांटम है 3000 करोड़ रुपए का। कुल मिला के बात सारी है कि एफआईज के जो लॉन्ग होल्डिंग्स है वो हो गई है करीब 28%, 29% इनफैक्ट। तो ये 17% से बढ़कर 29% हुई है। ऑलमोस्ट करीब करीब मैं इसको डबल मान सकता हूँ कि हाँ एक ही दिन में डबल एफआईज ने पोजीशनिंग कर दी है। लेकिन क्या 29% बहुत ज़्यादा है? क्या 29% बाद में फिसल नहीं सकता? क्या 29% और बढ़ नहीं सकता? दोनों का जवाब है हाँ, बढ़ भी सकता है, फिसल भी सकता है। इसलिए मार्केट ना थोड़े कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट को चेक करना चाहता है। आपने एक दिन का तो बड़ा आंकड़ा दिखा दिया, 17 से सीधा 29 ले आए, बाजार को संभाल भी दिया, निफ्टी को 400 पॉइंट चला भी दिया, और आप 23,200 के ऊपर क्लोज भी करवा गए। लेकिन उसके बाद क्या एक कॉन्टिन्यूटी होती है कि नहीं होती? अगर एक कॉन्टिन्यूटी होती है तो आप समझ लीजिएगा 23,000 का आपका नया बेस बन चुका है। इस पूरी सीरीज में 23,000 अब नहीं जाएगा, क्योंकि एफआईज के बदौलत बनाया, और एफआईज टिपिकली जल्दी जल्दी उस बेस को तोड़ते नहीं है जब तक कोई बुरी खबर मार्केट में नहीं आए। दूसरा पॉइंट, क्या रिटेल ऊपर जाके माल बेच रहा है क्या? उसका जवाब है हाँ। वो जैसे से बाजार जा रहा है ना, तो रिटेल बड़ा ही होशियारी तरीके से अपना धीरे धीरे माल बेच रहा है। कैसे पता लगा? 67% की लॉन्ग पोजीशंस थी आज से 3 दिन पहले। 3 दिन में बाजार में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया, और 3 दिन में उनकी लॉन्ग पोजीशंस हो गई है सिर्फ 58%, यानी करीब 9% माल रिटेलर्स ने ऊपर जाके बेच दिया। ये क्या अच्छी चीज़ है? ये बहुत अच्छी चीज़ है। रिटेल के पास क्वांटम छोटा होना चाहिए, एफआईज के पास क्वांटम थोड़ा बड़ा होना चाहिए, नहीं तो इतना तो होना चाहिए कि वो रिस्पेक्टेबल अमाउंट का हो। अभी सिर्फ हम 29% पे हैं। अभी मार्केट के अंदर ये पुल बैक है। एफआईज को लौटने में कितना आ सकती है पोजीशन? वो आ सकती है 50% तक। तो मेरा अपना मानना है कि 20% की गुंजाइश अभी भी एफआईज के अंदर वापस लॉन्ग पोजीशंस बनाने की बनती है। आप कुछ दिन और मार्केट के अंदर हो सकता है एफआईज की पोजीशनिंग को लॉन्ग तौर पर देखें। लेकिन अगर यहाँ से एफआईज वापस बेचता है तो ये 17% तक वापस आ सकता है, यानी कि जहाँ से इन्होंने शुरू किया है। तो ये घट कितना जाएगा? करीब करीब 12 से 13% ये घट भी सकता है। और एक घट गया तो आप जो अभी के लेवल्स देख रहे हो ना, ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और उसके बाद बाजार थोड़ा नीचे भी फिसल सकता है। नीचे बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ कमज़ोर तो होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको ना 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। आज शाम को एफआईज का नंबर ज़रूर चेक करना, ठीक जी। और आपको अगर लगता है कि कंटिन्यूटी इफेक्ट आ रहा है तो अपनी पोजीशन को काटना ही नहीं, तो आप कैरी करना, आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि एफआईज नहीं आया और क्वांटम बहुत बड़ा नहीं बढ़ा, तो फिर अगले दिन जाके अपनी पोजीशंस को थोड़ा हल्का कर लेना। भाई ये आपको का ज़रूर काम करना है। रही बात डीआईज की, देखिए डीआईज काफ़ी समझदार हैं, वो ना बहुत तेज़ी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना बहुत जल्दी एग्जिट मार रहे हैं। वो 52 का 52% लॉन्ग करके बैठे हैं। अब आपको मैं हिसाब से बता देता हूँ। सबसे बड़ी पोजीशन है रिटेल की 58%, दूसरी बड़ी पोजीशन है डीआईज की, वो है करीब 52%, और तीसरी सबसे बड़ी पोजीशन है मार्केट के अंदर लॉन्ग की, वो है एफआईज की, जो कि है 29%। ठीक है, तो ये बात रही एफआईआईज, डीआईआईज और साथ ही रिटेल की पोजीशनिंग किस तरीके से फिलहाल देखने को मिल रही है। पर डिम्पी, अब आ जाते हैं पर्टिकुलर इंडेक्स की बात करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या होनी चाहिए रणनीति? सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो आप देखिए शानदार तेजी हमने फ्राइडे को भी देखी थी, पर आज के लिए क्या कुछ डेटा पॉइंट सामने निकल कर आ रहे हैं? जैसा कि आप बोल रहे हैं कि रिटेल जो है ऊपर के स्तरों में थोड़ा सा अपना माल जो है वो खाली कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि क्या ये रेजिस्टेंस लेवल से थोड़े से पलट सकते हैं बाजार, या फिर इन स्तरों में ही कुछ रेंज बाउंड होते हुए रह सकते हैं? साथ ही अगर जिनके पास मौजूदा लॉन्ग्स है उनको क्या रणनीति अपनानी चाहिए?
दोनों का जवाब देता हूं, जिनके पास है और जिनको खरीदना है उनके लिए। पहला, जिनके पास है तो आपने देखा होगा कि फ्राइडे के सेशन में ना केवल 23,000 उस दिन ही अचीव हुआ, उससे पहले हम 23,000 के नीचे थे बाय द वे, हाँ, तो 23,000 ना केवल उस दिन अचीव हुआ बल्कि 23,200 भी अचीव हुआ। तो ये बात तो तय हुई कि जिस दिन एफआईज आते हैं तो उस दिन वो रेजिस्टेंस को नहीं देखते, वो एक नहीं दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस एक एक दिन में तोड़ देते हैं। तो आपने वही देखा, जो 450 पॉइंट है, कहने को 450 पॉइंट आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एफआईज की बदौलत 450 पॉइंट आ जाएं। देखो रिटेल तो बेच ही रहा है, डीआईज ने तो कुछ किया ही नहीं, तो किसने किया है, कौन तो होगा जिसने काम किया है, तो सिर्फ एफआईज ही था। तो एक ही दिन के अंदर 2 रेजिस्टेंस पार करके उन्होंने क्लोजिंग दे दी है। तो जिनके पास है उनका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई देखो एफआईज मेरा सबसे बड़ा दोस्त है जो बाजार को एकदम से हीट कर देता है, वो आज मेरे साथ खड़ा हुआ है। तो उनके पास क्या है, 23,000 का 200 का एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर आपको लग रहा है नहीं 200 तो छोटे मोटे पॉइंट्स में कट जाएंगे, तो आप एक काम करो, 23,000 का एक आप स्टॉप लॉस लगा के रखो। आई रिपीट, 23,000 का आप एक स्टॉप लॉस लगा के रखो जब तक एफआईज की होल्डिंग अब कम नहीं होती है। और क्वांटम भी बता देता हूँ, कम से कम 5-7% अगर कम नहीं होती है होल्डिंग, तो ये 23,000 का लेवल जाने वाला जल्दी नहीं है। ऊपर आते समय क्या आपको रेजिस्टेंस फेस होंगे? देखिए रेजिस्टेंस तो फेस हो सकते हैं, ऑल्दो हम ऑल टाइम हाई के आसपास ही खड़े हैं, बट फिर भी रेजिस्टेंस तो फेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े हिस्से में अभी भी ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। ये ओपन इंटरेस्ट सेटलमेंट का नहीं है। इस सीरीज के साथ में 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट हम लेके आए थे, अभी भी 5 लाख ही कॉन्ट्रैक्ट है। आप इसी से अंदाजा लगा लो कि सेटलमेंट बहुत जोर से नहीं हुआ, जबकि इवेंट पूरा खत्म हो गया। तो दोनों लोग खड़े हैं। मैं रिटेल का माल बताता रहा हूँ बेचा है, लेकिन रिटेल ने भी इतनी क्वांटम में नहीं बेचा कि ओआई घट जाए, वो नहीं हुआ अभी भी। तो वो होगा, अभी सेटलमेंट होना बाकी है। तो इसलिए आप कम से कम 300 पॉइंट के स्विंग के लिए तैयार रहिएगा। तो अगर 23,000 का हम स्टॉप लॉस डाल रहे हैं तो 23,500 से 600 तक का रेजिस्टेंस भी डालेंगे। यहाँ पे आके रेजिस्टेंस भी है मार्केट का। ये तो होगी निफ्टी के बाद, जिनके पास पुराना माल है। जिनको नया लेना है, देखो एक राउंड की तेजी आपने खो दिया, आपने सोचा कि मार्केट रिस्की है तो मैं काम नहीं करूंगा, तो रिस्क इक्वल टू रिवॉर्ड होता है। तो एक लेवल का रिवॉर्ड भी आपने खो दिया। अब आपको क्या करना चाहिए? जो नए लोग हैं, नए लोगों को थोड़ा वेट करना चाहिए। वेट कैसे करें सर, बाजार तो दौड़े जा रहा है, हमारे तो हाथ में नहीं आ रहा। हाँ, तो नहीं आ रहा तो फिर आप 1:1 करके ले लो। आप जो भी माल खरीदो, जो भी टारगेट रखो, उसका स्टॉप लॉस भी उतना ही रख लो, ताकि आपको 1:1 रेशो रहे। मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ज़रूर वेट करता। कहाँ तक वेट करता? 23,100 तक की वेट करता। से मान लो मैं 23,100 पे सौदा प्लस करता, 23,000 के नीचे का स्टॉप लॉस डालता और 23,400 का टारगेट डाल देता। मेरा रिस्क वो ठीक हो जाता, मैं सौदा पंच कर देता। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं हम तो सर वेट नहीं करेंगे, हम तो सामने पे सौदा डालेंगे, तो डाल दो आप। 100 पॉइंट अगर टारगेट लेना है तो 100 ही पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना, आपकी मर्जी, ऑप्शंस में काम मत करना।